फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लास। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो टुडेज आवर टॉपिक दैट इज स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशन प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड टेक्निक्स। तो आज की इस क्लास में हमारा ये टॉपिक है जिसे हम कवर करने वाले हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। जो भी इससे रिलेटेड पॉइंट है उन सभी को हम क्लियर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ में एक टॉपिक है प्लानिंग मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, जिसको हमने अपने यूनिट 3 के फर्स्ट वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपने मिस कर दिया या आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। इसी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके यू कैन ईजिली फाइंड एनी वीडियो। वहाँ पे पार्ट्स के थ्रू सेट करे हुए हैं, तो वहाँ पे आप आसानी तरीके से किसी भी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो या देख सकते हो। साथ में डिस्क्रिप्शन में टॉपिक का नाम भी गिवन है, तो आपको जो टॉपिक स्पेसिफिक पढ़ना है, जिस चीज़ को आपको समझना है, वहाँ से जाके आप आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट थिंग्स या कह सकते हैं एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो के एंड तक बने रहे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो ये है हमारा आज का टॉपिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताना चाहती हूँ, जो कि मैं हर क्लास में करती हूँ, कि सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताती हूँ कि एक्चुअल में ये टॉपिक है क्या। तो देखो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब होता है कि आपके बिजनेस के अंदर जो भी काम करने हैं या जो भी आपका फ्यूचर में काम करना है, उनके लिए एक पहले से प्लानिंग बनाते हैं। हम उसके बारे में आइडिया लगाते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, गैदरिंग करते हैं, एनी टाइप बहुत तरह तरह की चीज़ों को। तो इन सभी को जब आप इकट्ठा कर लेते हो, गैदर कर लेते हो, या कह सकते हो इन्फॉर्मेशन को जब आप कलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद आपको एक रणनीति बनानी होती है कि हम अपने काम को प्लानिंग के थ्रू या प्लानिंग की हेल्प लेके किस तरीके से उसको हम कंप्लीट करेंगे, या अपने काम को बिल्कुल कंप्लीटली फॉर्म में किस तरीके से लेके आएंगे। तो ये जो एक तरीका होता है, ये एक जो प्रोसेस है, एक टेक्निक है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो आई होप आप इसको मीनिंग समझ आ गया होगा। अब इसको हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होता है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ होता है। मतलब फ्यूचर में जो भी आप काम को करने वाले, जो भी आपकी एक्टिविटी है, उसके लिए आपको पहले से एक प्लान दे देता है, एक आपको गोल दे देता है, या कह सकते हैं आपको एक प्रोसेस दे देता है, एक तरीका दे देता है काम को करने का। तो ये हो जाता है आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इसके अंदर क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी आप रणनीति लोगे, जो भी आप तरीका यूज़ करने वाले हो, जो भी आप रूल रेगुलेशन को फॉलो करने वाले हो, या जिस तरीके से भी आपको काम करना है, उसको आप डिस्कस कर लेते हो, डिटरमाइन कर लेते हो, बिल्कुल निर्धारित कर लेते हो उन चीज़ों को। तो यह हो जाता है आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये जो प्लानिंग है, ये हमारा टॉप लेवल के मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। हमारे बिजनेस में टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर, टॉप लेवल के अंदर जो भी मैनेजर इंक्लूड है, जो भी ओनर है, बिजनेसमैन है, जो वहाँ पे इंक्लूड रहता है, या उनको जहाँ पे हम मानते हैं कि हमारे बिजनेस के टॉप लेवल मैनेजर है, उनके द्वारा इस चीज़ को डिसाइड किया जाता है। साथ ही ये क्या करता है, हमारे एम को डिटरमाइन करने में, या हमें जो काम करना है उसके लिए एक डायरेक्शन देता है, एक रास्ता दे देता है, या हमारे बिजनेस के लिए जो भी हमारा गोल है, या जो भी हमारी प्लानिंग है, जो भी हमारी स्ट्रेटजी है बिजनेस के अंदर, उन सभी को पहले से ही आपको डिटरमाइन कर देता है, निर्धारित कर देता है। साथ ही आपका हर चीज़ डिसाइड कर देता है कि फ्यूचर में आप जो भी एक्शन लेने वाले हो, जो भी काम करने वाले हो, उन सभी के बारे में पहले ही आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर देता है। चाहे वो हमारे रिसोर्सेज के लिए डिसीजन हो, चाहे हमारे ह्यूमन मैनेजमेंट के लिए हो, चाहे हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए हो, चाहे हमारे बिजनेस से जो बाहरी व्यक्ति है, उन सभी से। तो कहने का मतलब है ऑल ओवर हर चीज़ के बारे में आपको पहले से डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ये जो प्लानिंग है, ये ना किसी एक डिपार्टमेंट से और यूनिट से इंक्लूड रहता है, या उससे पर्टिकुलरली एक कनेक्शन रहता है, बट इसका जो कवर है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑपरेशन है, या कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी वर्क है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, उन सभी से इसका एक रिलेशन होता है, या इसका एक एंटायर पूरा कवर करता है बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन को। किसी एक डिपार्टमेंट या किसी एक यूनिट को इफेक्ट ना करके पूरे बिजनेस को ही इफेक्ट करता है। ये क्या करता है, एक हमें ब्लूप्रिंट दे देता है काम को विज़न, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई भी काम जो फ्यूचर में आप करने वाले हो, उन सभी के बारे में पहले ही आपको एक आइडिया लग जाता है, एक इन्फॉर्मेशन आ जाता है, या कह सकते हैं कि हम एक डिसीज़न ले लेते हैं, बिल्कुल फाइनल डिसीज़न, कि इस तरीके से हमें ये काम करना है, या ये हमारा प्रोसेस होगा, ये हमारा तरीका होगा। तो जब उन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल फिक्स हो जाता है वो चीज़, तो वो हमारा हो जाता है ब्लूप्रिंट, कि हम अपने ब्लूप्रिंट के थ्रू ही उस काम को पूरा करेंगे। हाँ, तो ये हो जाता है हमारा ब्लूप्रिंट, जिसके अंदर हमारे मिशन और जो भी हमारे विज़न है ऑर्गेनाइजेशन को लेके, या जो भी ऑब्जेक्टिव है, उन सभी को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। साथ ही ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रहता है, जो कि हमारे काम को करने में काफ़ी एक बोल सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव वे रहता है, काफ़ी डीपली इसका डेफिनेशन रहता है, जो कि माइक्रो मैक्रो जो हमारा एनवायरनमेंट है, जिसको हम अपने फर्स्ट यूनिट में कवर किया था, माइक्रो मैक्रो क्या होता है। तो माइक्रो मैक्रो जो हमारा एनवायरनमेंट है बिजनेस के अंदर, उन सभी को ये एक्सप्लेन करने में, या उन सभी को ये
डिसाइड करने में हेल्प करता है। साथ ही ये डिटरमाइन करता है द स्वॉट ऑफ द बिजनेस। स्वॉट का मतलब क्या रहता है, ये एक शॉर्टकट है। ये जैसे हम किसी चीज़ को शॉर्टकट बना लेते हैं, फुल फॉर्म रहता है, उसी तरीके से स्वॉट का मतलब होता है बिजनेस के अंदर, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज़, और टी का मतलब होता है ट्रेंड्स या उसको थ्रेट्स भी बोल सकते हैं हम। तो ये हमारा एक शॉर्टकट रहता है जो कि एक बिजनेस के एक प्रॉफिट करने में या बिजनेस को एक पूरा अपना सक्सेस होने में हेल्प करता है। ये एक तरीका होता है, एक शॉर्टकट रहता है। तो ये क्या करता है, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है ये स्वॉट को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। साथ ही ये काफ़ी एनालिटिकल प्रोसेस है। तो ये था हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में एक डेफिनेशन, या कह सकते हैं उसके बारे में जो भी हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं उसको सिंपल तरीके से, वो था हमारा। अब जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल मिल जाएगा। एक कंपनी है, बिस्कुट कंपनी, उन्होंने एक प्लान कर लिया कि वो अपने मार्केट शेयर में 35 से 55% उसको अपने फाइनेंशियल ईयर में बढ़ाएंगे। मतलब अब उनको अपना जो शेयर है वो 35 से 55% करना है फाइनेंशियल ईयर में। तो द प्लान फोकस ऑन द, तो अब उनका प्लान क्या रहेगा, उनका प्लान ये फोकस रहेगा कि हम किस तरीके से पूरे चीज़ों को डेवलप करें अपने ऑर्गेनाइजेशन को अंदर। तो इन सभी को जब आप एक रणनीति बना लेते हैं, एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, एक प्लान बना लेते हैं, तो ये कहलाता है आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जिसके अंदर इन सभी टूल का यूज़ किया जाता है। जैसे स्वॉट एनालिसिस, इसकी डेफिनेशन अभी जस्ट मैंने बताया भी था, यहाँ से आप देख सकते हो स्वॉट का ये डेफिनेशन है, या इसका जो फुल फॉर्म है इसको भी हम कह सकते हैं। उसके बाद ये भी है PESTLE, इसका फुल फॉर्म है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरनमेंट। तो ये क्या है, हमारे एक टूल्स है जो कि हमारे बिजनेस में काफ़ी हेल्प करते हैं, या कह सकते हैं कि इस तरीके से अगर हम चलते हैं या इनको हम ध्यान रखते हैं तो हमारे बिजनेस में 100% प्रॉफिट ही मिलता है। मतलब अब हम तो कह देते हैं प्रॉफिट ही मिलता है, बट अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो वो एक अलग पॉइंट बन जाता है। बट ये जो पॉइंट है आपका स्वॉट और PESTLE, ये आपके बिजनेस में काफ़ी प्रॉफिट ओरिएंट करने में या गोल अचीव करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये था हमारा सारा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बारे में। तो इसके अंदर हमने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा है कि, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होता क्या है, इसके अंदर किन किन चीज़ों का इंक्लूड किया जाता है, साथ ही किस तरीके से हमारे बिजनेस में हेल्पफुल रहता है। उसके बाद है ऑपरेशनल प्लानिंग। अब ऑपरेशनल प्लानिंग क्या होता है, जैसे देखो बिजनेस में हम आपने प्लान कर लिया सब चीज़ों को, हमें पता है कि काम को किस तरीके से करना है। देन उसके बाद क्या होता है, जो भी आपको ऑपरेशनिंग काम है, मतलब फंक्शनिंग का काम है, जिसको आप रियलिटी में करोगे, तो वो जो प्रोसेस आ जाता है आपके एक्टिविटीज़ का, वो कहलाता है आपका ऑपरेशनल प्लानिंग। तो अब इसके बाद में क्या कहा गया है, द प्रोसेस विच डिटरमाइन द डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस, कि ये क्या करेगा, दिन प्रतिदिन आपके बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं या जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, चल रही है, उन सभी को डिटरमाइन करने में एक प्रोसेस देता है आपको। ये कह सकते हैं कि एक प्रोसेस के थ्रू डे बाय डे एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने में, डिटरमाइन करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो इस तरीके की जो हम स्ट्रेटजी बना लेते हैं, प्लान बना लेते हैं, ये इज़ नोन एज ऑपरेशनल प्लानिंग। इट इज़ डन टू कम्प्लीमेंट एंड सपोर्ट द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये क्या करता है, एक सपोर्ट प्रदान करता है, एक कॉम्प्लीमेंट प्रदान करता है, किसको, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को, जो कि बिजनेस के अंदर जितने भी आपके गोल्स है, जो कि आपके अचीवमेंट है, उन सभी को अचीव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। इस प्रोसेस में क्या होता है, शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, काफ़ी छोटे छोटे हमारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं जो कि कंपनी में, उन सभी को कंप्लीट करने में काफ़ी हेल्प करता है, चीज़ों को डिटरमाइन करने में, निर्धारित करने में हेल्प करता है। साथ ही जो भी आपके बिजनेस के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव है, उन सभी को फाउंड करने में, उनको अचीव करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के अंदर। अब इसको हम ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग भी कहते हैं या ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट भी कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जस्ट हम इससे पहले हमने 2 मिनट पहले डिस्कस किया है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, उसको कौन करता है, टॉप लेवल के मैनेजर करते हैं। बट अभी जो हमने पढ़ा है ऑपरेशनल प्लानिंग, इसको कौन करता है, मिडिल लेवल के मैनेजमेंट करते हैं। जो मिडिल लेवल के जो मैनेजर होते हैं वो इस तरीके के काम को कंप्लीट करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर डिफरेंस देना हो तो इस तरीके के पॉइंट को देकर आप डिफरेंस दे सकते हो कि जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसको टॉप लेवल के मैनेजर करते हैं, वही जो ऑपरेशनल प्लानिंग है इसको मिडिल लेवल के मैनेजमेंट द्वारा या मैनेजर द्वारा कंप्लीट किया जाता है। अंडर दिस प्लानिंग क्या होता है, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ क्लियरली डिफाइंड फॉर स्पेसिफिक लाइन ऑफ अथॉरिटी। इसके अंदर क्या किया जाता है, इस तरीके से प्लानिंग निर्धारित किए जाते हैं या डिफाइन किए जाते हैं, जिससे आपकी जो भी स्पेसिफिक एक लाइन है, एक काम करने का, एक जो आपने डिफाइन करा हुआ एक प्लानिंग बना हुआ है, उसको एक अथॉरिटी प्रदान करता है या उसको काम करने में काफ़ी हेल्प करता है, एक स्ट्रक्चर प्रदान कर देता है।
इसके साथ में द स्ट्रक्चर इज देन क्लासिफाइड इनटू द वेरियस डिपार्टमेंट फॉर विच प्लानिंग टू बी परफॉर्म इंडिविजुअली, विच इसके अंदर फिर क्या किया जाएगा, जितने भी स्ट्रक्चर है उनको क्लासीफाई किया जाएगा बिल्कुल अलग अलग डिपार्टमेंट में, या जो हमारी प्लानिंग है हमारे वर्क को कंप्लीट करने को उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में इसको क्लासीफाई कर देगा, मतलब उसको बांट देगा या निर्धारित कर देगा। इसके अंदर तरह तरह के एफर्ट्स लगाए जाते हैं जो जिससे हमारे लॉन्ग टर्म जितने भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उन सभी को विजन करने में हेल्प करने में उनको अचीव करने में काफ़ी हेल्प प्रदान करता है। तो ये था हमारा ऑपरेशनल प्लानिंग किसे कहा जाता है, ये इसकी मीनिंग था या कह सकते हैं ये इसका एक डिस्कस था सिंपल तरीके से कि जो ऑपरेशनल प्लानिंग है या ऑपरेशनल मैनेजमेंट है इसके अंदर किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। अब जैसे कि आपने देख लिया कि ऑपरेशनल प्लानिंग क्या होता है, इसके अंदर किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है या उससे क्या एक मीनिंग निकलता है। अब उसके बाद है द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ऑपरेशनल प्लानिंग। अब आप क्या देखोगे, जो ऑपरेशनल प्लानिंग है उसके क्या क्या फीचर्स है, उसकी क्या वैल्यूज़ है, क्वालिटीज़ है, या इसका जो करेक्टर है वो किस तरीके का है। तो सबसे फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच डिपार्टमेंट नीड टू बी क्लियरली डिफाइंड। इसकी हेल्प से क्या होता है, मतलब ऑपरेशनल प्लानिंग के हेल्प से क्या होता है, हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स है या जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी उद्देश्य है हमारा, जो भी ऑब्जेक्टिव है हमारा, उन सभी को काफ़ी क्लियर करने में हेल्प करता है, उसको डिफाइन करने में क्लियरली हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट है अचीवमेंट ऑफ द डिजायर्ड रिजल्ट अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड मेजर्स। ये क्या करता है, जो भी आपका जो एक मेजरिंग का तरीका है उसको पहले से ही डिटरमाइंड, मतलब प्री डिटरमाइंड का मतलब होता है कि पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं जो भी हमारा मेजरिंग का काम है, और साथ ही जो भी हमारा अचीवमेंट है उसको अचीव करने में काफ़ी हेल्प करता है अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड मेजर्स के अकॉर्डिंग। मतलब पहले जो आगे जाके हमें जो मेज़र करना है, जो डिटरमाइन करना है, उन सभी को अचीवमेंट करने में काफ़ी हेल्प करता है। द एक्टिविटीज़ आर नॉट टू बी परफॉर्म्ड एज डिसाइडेड। और इसके अंदर क्या हो जाता है, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है उसको आर टू बी परफॉर्म्ड एज डिसाइडेड, कि जिस तरीके से हमने डिसाइड कर रखा है कि हमें किस तरीके से अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, तो उसी वे में आपको परफॉर्म करने में काफ़ी हेल्प करता है। मतलब जो भी आपने पहले से प्लानिंग कर रखा है उसको उसी तरीके से चलने में हेल्प करता है, कि आपने पहले डिसाइड कर लिया कि आपको इस तरीके से काम करना है, तो जो ऑपरेशनल प्लानिंग है वो आपको उसी तरीके से करने में हेल्प करेगा जैसा आपने सोच रखा है। मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये आपकी क्वालिटी का जो एक स्टैंडर्ड है, एक स्तर है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। उसके बाद दे रखा है एग्जांपल ऑफ ऑपरेशनल गोल्स का, एक एग्जांपल दे रखा है कंपनी का। जो हमारा नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसके अंदर आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग के बीच में डिफरेंस दे रखा है, और इस तरीके का एग्जाम्पल काफ़ी बार एग्जाम में आता है। एंड ऑल्सो वी से दैट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या इस तरीके का जो टॉपिक है काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें ये पूछा जाता है जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है और जो ऑपरेशनल प्लानिंग है इनके बीच में क्या अंतर है, या किस आधार पर इनको क्लासीफाई किया जाता है, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है, तो आपको इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझना। सबसे पहले हम इसको मीनिंग के आधार पर इसको हम क्लासीफाई करते हैं या इसके बीच में डिफरेंस बताते हैं मीनिंग के आधार पर। तो मीनिंग के आधार पर बताए तो जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, द प्लानिंग फॉर अचीविंग द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कि जो भी आपका अचीवमेंट है, जो भी आपका एक विज़न है आगे के कामों को लेके, उसके बारे में जब आप प्लान करते हो, जस्ट एक प्लान करते हो, तो वो हो जाता है आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इसके विपरीत देखा जाए, इसके अपोजिट, तो ऑपरेशनल प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस ऑफ व्हाट इज़ टू बी डन टू अचीव द टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इसके अंदर आपने सिर्फ प्लानिंग कर लिया, बट ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर आपने चीज़ों को डिटरमाइन कर लिया, आपने डिसीजन ले लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि आपका जो प्रोसेस है या आपका जो काम है उसको आप किस तरीके से कंप्लीट करोगे, आपके बिजनेस का जो भी ऑब्जेक्टिव है बिजनेस में उसको आप किस तरीके से अचीव करोगे। तो उसको एक वर्क के फॉर्म में डिसीजन लेने ना, उसको कहते हैं हम ऑपरेशनल प्लानिंग। तो ये था इन दोनों के बीच में डिफरेंस मीनिंग के बेस पे। नेक्स्ट है टर्म ऑफ प्लानिंग, मतलब ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, ये काफ़ी लंबे टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, ये इसको हम लंबे टाइम के लिए बिजनेस में फॉलो करते हैं, ये हमारा काफ़ी कम समय के लिए रहता है। विज़न के आधार पर देखा जाए तो इसको एक्सट्रोवर्ट कहेंगे, इसको हम इंट्रोवर्ट कहेंगे। क्रिएटर के आधार पर देखा जाए तो टॉप मैनेजमेंट है, ये मिडिल मैनेजमेंट है, साथ ही टॉप लेवल के मैनेजर इस तरीके का वर्क करते हैं प्लानिंग मैनेजमेंट का, या कह सकते हैं कि उसको हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर करते हैं, और जो मिडिल मैनेजमेंट है इसको हम ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं। जो हमारा मिडिल लेवल के जो मैनेजर है वो इस तरीके के काम को कंप्लीट करते हैं। हमारा जो स्कोप है इसका वाइड स्कोप है, इसका नैरो स्कोप है।
चेंज के आधार पर अगर हम इसको डिफाइन करें तो चेंज आर यूजुअली नॉट इफेक्टेड फ्रेक्वेंटली ओनली एट द टाइम ऑफ चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इस तरह जो आपका प्लानिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है इसके अंदर जल्दी से चेंजेस नहीं आता है। इसके अंदर जब चेंजेस का जो हमारा एक एनवायरनमेंट के अंदर जो भी हमारा बाहरी जो वातावरण है उसमें जब चेंजेस होता है टाइम टू टाइम, तभी अगर थोड़ा बहुत चेंजेस आता है तो आता है। बट अगर इसमें देखा जाए तो मॉडिफिकेशन अल्टरेशन टू मीट द ऑब्जेक्टिव टाइमली प्लान्स चेंजेस आफ्टर ईच अचीवमेंट गोल। जैसे आपका गोल कंप्लीट हो जाता है आप क्या करते हो, अपने चेंजेस को अपने डिसीजन को बदल लेते हो। तो ये था इनका बेसिक सा डिफरेंस चेंजेस के आधार पर कि इसमें जो चेंजेस है वो काफ़ी कम आते हैं और आते भी हैं तब जब आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अलग होता है, प्रभावित होता है। बट जबकि इसमें क्या होता है, जो आपका चेंजमेंट है वो जल्दी होता है। जैसे आपका जो गोल है, जो आपने ओरिएंटेड कर रखा है, जो आपका गोल है वो कंप्लीट हो जाता है, आपका उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो आप क्या करते हो, अपने डिसीजन को चेंज कर लेते हो। आउटलुक के आधार पर देखा जाए तो प्लानिंग ऑफ विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ये इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। जबकि इसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, प्लानिंग ऑफ डे टू डे ऑपरेशन कंप्लीमेंटिंग एक्टिविटीज़। इसके अंदर दिन प्रतिदिन के जो भी वर्क है आपके बिजनेस के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके फर्म के अंदर, तो उनको डे बाय डे जो हमारे रोज़ दिन प्रतिदिन जो हमारे रोज़ का जो काम है उसको एक प्लानिंग दिया जाता है, तो वो हमारा आ जाता है ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर। तो आई थिंक आपको ये जो इसका डिफरेंस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे कि दोनों के बीच में बेसिक सा क्या डिफरेंस है। तो अब आप इजीली तरीके से इनको आप डिफाइन कर सकते हो अपने एग्जाम में। अगर आपका इस तरीके का क्वेश्चन आता तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। साथ ही इन पॉइंट्स के आधार पर आप चाहो तो 2-3 पॉइंट्स को अपने तरफ से इंक्लूड भी कर सकते हो, इनके डेफिनेशन को समझ के आइडिया लगा के। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग के बीच में। अब है हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसमें क्या किया जाता है, डिसीजन जब हम कुछ किसी चीज़ को लेके लेते हैं या आगे का जो भी काम है उसके बारे में जब आप प्लानिंग करते हो, डिसाइड करते हो, चीज़ों को डिटरमाइन करते हो, तो आपका एक प्रोसेस क्या रहता है, आपका जो सोचने का एक तरीका रहता है या डिसीजन लेने का एक जो तरीका होता है, एक वे होता है, वो किस तरीके का होता है। सबसे पहले होता है कि जो भी आपकी नीड्स है, जो भी आपकी आवश्यकता है, पहले उसको आप डिसाइड देख लोगे या कह सकते हो उसके बारे में आप पहले इन्फॉर्मेशन ले लोगे। तो वो हो जाता है कि अपने नीड्स को जानना। उसके बाद करोगे आप इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे, जगह जगह से इन्फॉर्मेशन को गैदर करोगे। आपका जो भी वर्क है, जो भी गोल है, उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, उन सभी को आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे, सर्च करोगे, इवेलुएशन करोगे अल्टरनेटिव्स का। मतलब आपके पास जो जो रिसोर्सेज आने के चांसेस है या जितने भी अल्टरनेटिव्स पॉइंट्स है आपके सामने, रिसोर्सेज है या तरह तरह के जो भी आपके सामने एक अपॉर्चुनिटीज़ है, उन सभी में आप इवेलुएट करोगे। तरह तरह की चीज़ों में से एक आइडिया लगाओगे, एक अज्यूम करोगे पहले से ही। फिर क्या करोगे, परचेज डिसीजन। परचेज डिसीजन का मतलब है कि आपने डिसीजन को फिक्स कर लोगे। परचेज, जैसे हम किसी चीज़ को परचेज करके उसको फिक्स कर लेते हैं कि ये चीज़ अब हमारी है, उसी तरीके से डिसीजन को फिक्स कर लेंगे, उसको हम कहेंगे परचेज डिसीजन। पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, इसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमने डिसीजन लिया उसका हम इवैल्यूएशन करेंगे, उसका हम मूल्यांकन लगाएंगे कि उसको जो भी हमने सोचा है, जो भी हमने विचार किया है, वो क्या सही है, उसके पूरा करने में किसी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती है। ये कह सकते हैं कि बाद में जो भी आप आइडिया लगाओगे, जो भी इन्फॉर्मेशन लोगे अपने डिसीजन के बारे में, वो कहलाएगा आपका पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, मतलब कि परचेज के बाद मूल्यांकन करना। तो ये था हमारा प्रोसेस कि आपका डिसीजन लेने में किस तरीके का प्रोसेस होना चाहिए। अब इसी प्रोसेस को हम क्या करेंगे, काफ़ी बेहतर तरीके से, ये कह सकते हैं कि उसको काफ़ी हम डीपली डिफाइन करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आइडेंटिफाई द नीड फॉर डिसीजन। कि सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी आपका डिसीजन है उसकी आवश्यकता आपको क्यों है, कैसे है, किस प्रकार से है, उसको आप आइडेंटिफाई करोगे, उसके बारे में आप पता लगाओगे। तो ये है आपका फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई द नीड फॉर डिसीजन। इसके अंदर क्या होता है, हम अपने आप से ही क्वेश्चन करेंगे या अपने आप ही अपने मन में आइडिया लगाएंगे कि इन चीज़ों की आवश्यकता हमें क्यों है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या सोचेंगे, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट नीड टू बी सॉल्व। ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने की आवश्यकता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये हमारी फर्स्ट नीड रहेगी। देन उसके बाद रहेगा व्हाट इज़ द गोल यू प्लान टू अचीव बाय इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। कि आपका क्या गोल है जिसे आप अचीव करना चाहते हो अपने डिसीजन में इम्प्लीमेंट करके, उसमें तरह तरह के चेंजेस लाके आप अपने गोल को क्यों अचीव करना चाहते हो। आपका गोल क्या है ऐसा जिसमें आप इस तरीके के डिसीजन लेना चाहते हो। उसके बाद आपका आइडिया रहेगा या आपकी थिंकिंग रहेगी, हाउ विल यू मेज़र सक्सेस। कि आप अपने जो आपका सक्सेस है उसको आप किस तरीके से मेज़र करोगे, किस तरीके से निर्धारित करोगे या किस तरीके से उसका मेज़र करोगे, मूल्यांकन करोगे।
उसके बाद रहेगा दीज क्वेश्चन आर ऑल कॉमन गोल सेटिंग टेक्निक दैट विल अल्टीमेटली हेल्प यू कम अप विथ पॉसिबल सोल्यूशन। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपको गोल अचीव करने में या उसके टेक्निक्स पता करने में आपको अल्टीमेटली हेल्प प्रदान करेगा। एक या आप कह सकते हैं आपको एक तरीका देगा या आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करने का एक आइडिया दे देगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई द नीड फॉर डिसीजन। इसके अंदर आप अपने डिसीजन के लिए ही, या हम कई बार सोचते हैं ना कि हमने ये डिसीजन लिया क्यों लिया है, ये हमारे लिए कैसे हेल्प करेगा, या ये हमारे लिए सही क्यों है। तो उसी तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे, पता लगाओगे कि आपका जो डिसीजन है उसकी आवश्यकता क्यों है। उसके बाद है गैदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अब आपका जो भी आपका डिसीजन है उसके बारे में रिलेटेड या उससे रिलेवेंट जो जो इन्फॉर्मेशन है उन सभी को गैदर करोगे, जिसको हम कहते हैं कलेक्ट करेंगे, या उसके बारे में एकत्रित करेंगे, संग्रह करेंगे। तो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द डिसीजन बीइंग मेड इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप टू मेकिंग एन इन्फॉर्म डिसीजन। जो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन रहता है, ये जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि सूचना को एकत्रित करना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे डिसीजन लेने में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है हमारे डिसीजन को इन्फॉर्म करने में। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग रिक्वायर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज। कि आपका जो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपका जो इफेक्टिव डिसीजन है ये आपका काफ़ी रिक्वायर हो जाता है, काफ़ी आपका ज़रूरी पॉइंट हो जाता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जगह जगह डिफरेंट सोर्सेज से, मतलब कि तरह तरह के सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना आपके इफेक्टिव डिसीजन को बनने में या उसको होने में हेल्प करता है। इसके अंदर हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे? मार्केट रिसर्च को, वर्किंग विद द कंसल्टेंट और टॉकिंग विद द कोलिग्स एट डिफरेंट कंपनीज हु हैज़ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। कि जैसे हम कई बार ऐसा होता है ना कि जिस तरीके का हम पढ़े, जिस कोर्स में हम हैं, हम अपने आसपास में जो भी हमारा फ्रेंड सर्कल है उसमें हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं, उसी के बारे में पूछते हैं अपने पढ़ाई से मतलब, या मतलब जो भी आपके साथ वाला पार्टनर है, आपका जो कोलिग्यू है, आपका जो एक क्लासमेट है, तो उसी तरीके से क्या करोगे, उससे आप तरह तरह की चीज़ें पूछते हो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसा आप आपने अपने फ्रेंड से पूछ लिया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का आपका जो टॉपिक है कवर हो गया, या आप कहाँ से पढ़ रहे हो, तो इस तरीके का क्या करोगे, आप उसी से पूछोगे जो आपका क्लासमेट है। सेम ऐसे आप बिजनेस में क्या करोगे, आपके जो कोलिग्स है, जो आपके साथ वाले जो पर्सन है, जो आपके जैसा ही बिजनेस चला रहे, या आपके जैसे ही वर्क में वो काम कर रहे, जॉब कर रहे हैं, तो उनसे आप क्या करोगे, डिफरेंट टाइप्स की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, उनसे बात करोगे, मार्केट पे रिसर्च करोगे अनुसंधान करके, या सिर्फ उन्हीं से पूछोगे ज़्यादातर जिनको इनके बारे में एक्सपीरियंस हो, क्योंकि एक्सपीरियंस से बंदा क्या है, आपको तरह तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा। तो आप क्या करोगे, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सपीरियंस वाले पर्सन से कलेक्ट करोगे। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई डिफरेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, कलेक्ट करना काफ़ी हेल्प करता है हमारे डिफरेंट प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड करने में। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट जिसे हम कहेंगे गैदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझा रखा है, इसको आप खुद भी समझ सकते हो, और चाहे तो वीडियोज़ के थ्रू आप काफ़ी आसानी तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ईजी है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सोल्यूशन। दिस स्टेप रिक्वायर टुक फॉर मैनी डिफरेंट सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम एट हैंड। ये क्या करेगा, आपको एक स्टेप देगा जो तरह तरह की चीज़ों को लुक करने में, देखने में, जो कि आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन है उन सभी को फाइंड करने में, या आपको एक स्टेप प्रदान करने में हेल्प करेगा। फाइंडिंग मोर दैन वन पॉसिबल अल्टरनेटिव इज़ इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम टू बिजनेस डिसीजन मेकिंग। ये क्या करेगा, काफ़ी फाइंड करने में हेल्प करेगा, या कह सकते हैं कि जो आपके अल्टरनेटिव्स हैं, जितने भी आपके सामने एक ऑप्शन है, उन सभी में से एक बेटर को चूज़ करने में हेल्प करेगा, एक पॉसिबल करेगा आपके डिसीजन मेकिंग को इफेक्टिव करने में। बिकॉज डिफरेंट स्टेक होल्डर में हैव डिफरेंट नीड डिपेंडिंग ऑन देयर रोल। क्योंकि जो डिफरेंट टाइप्स के जो स्टेक होल्डर होते हैं उनके तरह तरह के नीड रहते हैं, जो कि उनके रोल पे, उनके काम पे डिपेंड करता है। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, जिसके अंदर आप क्या करोगे, जो आपके सामने किसी काम को लेके तरह तरह के जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपने वर्क के अकॉर्डिंग, या अपने रोल के ऊपर, अपने काम के डिपेंड के ऊपर आप उन सभी ऑप्शन में से किसी एक बेहतर का चूज़ करोगे, जो कि आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा या आपके डिसीजन को इफेक्टिव करने में हेल्प करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो चूज़ अमॉन्ग द अल्टरनेटिव्स। इसके थर्ड पॉइंट में क्या करोगे, सिर्फ आइडेंटिफाई करोगे, सिर्फ देखोगे कि चार ऑप्शन में से हमारे लिए क्या सही है या क्या गलत है, किस तरीके से हमारे बिजनेस में हेल्प करेगा, ये हमारे वर्क पे डिपेंड होगा किस तरीके से हेल्प करेगा। तो जब आप सिर्फ सोच विचार करोगे, सिर्फ अनुसंधान करोगे, सिर्फ आइडेंटिफाई करोगे, तो ये हो जाएगा आपका आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सोल्यूशन। जब इसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लोगे, जब आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, कौन सा ऑप्शन, कौन सा अल्टरनेटिव आपके बिजनेस के लिए सही है,
देन उसके बाद आप क्या करोगे, चूज़ करोगे किसी एक अल्टरनेटिव्स का, तो वो हो जाएगा आपका चूज़ अमंग द अल्टरनेटिव्स, कि सारे अल्टरनेटिव्स में से, सारे ऑप्शन में से किसी एक का चुनाव करना। कंसीडर ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, कि जितने भी इंफॉर्मेशन है उन सभी में को आपको कंसीडर करना, उनको अच्छे तरीके से देखना है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। एंड हाउ दिस डिसीजन में अफेक्ट ईच स्टेक होल्डर, और फिर ये देखना है कि किस तरीके से ये डिसीजन हर एक स्टेक होल्डर को प्रभावित करेगा। समटाइम्स द राइट डिसीजन इज़ नॉट वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स, कई बार क्या होता है जो हमारा राइट डिसीजन है ज़रूरी नहीं है कि वो सारे अल्टरनेटिव में से ही एक हो जाए, बट अ ब्लेंड ऑफ ए फ्यू डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, लेकिन आपके सामने जितने भी अल्टरनेटिव्स है उनका एक ब्लेंड हो सकता है, कॉम्बिनेशन मिक्स हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो डिसीजन है वो हर टाइम करेक्ट ही रहे। उसके बाद इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्यूशन सॉल्विंग एंड थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। जो आपका इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग है वो उन चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाता है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्यूशन को, कि किस तरीके से आपके सामने जो प्रॉब्लम है उसको आप क्रिएटिव करोगे, उसको आप मतलब अपने क्रिएटिव के थ्रू उसको आप सॉल्व करोगे। एंड थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, और जैसे हमारे सामने एक बॉक्स है मान लो थिंकिंग का, उसके अंदर आप एक थिंकिंग को आउट ऑफ कैसे करोगे, मतलब किसी एक का चुनाव किस तरीके से करोगे, तो ये आ जाएगा आपका चूज़ अमंग द अल्टरनेटिव्स। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है या कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप वीडियो को एक बार ज़रूर देख लो, फिर भी आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको मैं एक सिंपल तरीके से बताना चाहती हूँ, जिस तरह से आप एग्जाम में लिखोगे। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन के अंदर तरह तरह के जो अल्टरनेटिव्स है, ऑप्शन है, उन सभी को आप आइडेंटिफाई करोगे, देखोगे आपका जो डिसीजन है वो चार ऑप्शन में से, जितने भी ऑप्शन है आपके सामने उनमें से कौन सा आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग सही रहेगा। और चूज़ वाले में क्या करोगे, जितने भी अल्टरनेटिव्स है उनमें से किसी एक का चुनाव कर लोगे। जैसे आप सोचो कहीं पे आपको जाना है, आपका एक मन कर रहा है जाना है, बट आपका एक दूसरा मन कह रहा है, या आपके अंदर से एक दूसरी फीलिंग आ रही है, थिंकिंग आ रही है कि हमें नहीं जाना है, तो दोनों में से किसी के बारे में बस आप सोच रहे हो जाओ या ना जाओ, तो ये हो गया आपका आइडेंटिफाई। और जब आप उसके बारे में आपने सोच लिया कि हाँ मुझे जाना ही जाना है, या आपने सोच लिया कि नहीं मुझे नहीं जाना है, तो जब आपने ये सेकंड ऑप्शन जो चूज़ किया है कि आपने एक को आपने डिटरमाइन कर लिया, एक को आपने डिसीजन ले लिया, निर्धारित कर लिया, तो वो जाएगा आपका चूज़ द अल्टरनेटिव्स में से किसी एक का। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वंस द फाइनल डिसीजन, जब एक बार आपने फाइनल डिसीजन को ले लिया है, मेकर गिव्स द ग्रेट लाइट, इट इज़ टाइम टू पुट द सॉल्यूशन इनटू एक्शन, ये टाइम आ चुका है जब आप अपने सॉल्यूशन को, जब आप अपने इन्फॉर्मेशन को, या जब आप अपने डिसीजन को क्या करोगे, एक्शन में कन्वर्ट करोगे, या इस तरीके का जो इन्फॉर्मेशन है, सॉल्यूशन है, उसको आप एक्शन में लेके आओगे, मतलब करने में, फिजिकल तौर पे लाओगे, आप उसको फिजिकल अपीयरेंस में लेके आओगे, तो ये हो जाएगा आपका इम्प्लीमेंटेशन। पुट द प्लान इनटू एक्शन एंड मॉनिटर प्रोग्रेस टू डिटरमाइन वेदर और नॉट दिस डिसीजन वॉज अ गुड वन। और फिर ये एक टाइम आ जाएगा जब क्या करोगे, आप अपने प्लान को देखोगे, उसको एक इवेलुएट करोगे, या उसको आप डिटरमाइन करोगे किस तरीके से जो आपका डिसीजन था वो सही था, वो आपका पास्ट में लिया हुआ डिसीजन किस तरीके से सही था या नहीं था, उसको आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे। कहने का मतलब है जब आपके इन्फॉर्मेशन को, आपके सोल्यूशन को, आपके डिसीजन को जब आप उसको एक्शन में लेके आओगे, जब आप उसको करने के तौर पे लेके आओगे, तो वो कहलाएगा आपका इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद है रिव्यू डिसीजन एंड इट्स इम्पैक्ट, मॉनिटर द सक्सेस मैट्रिक्स एंड डिटरमाइन वेदर नोट दिस सोल्यूशन मीट क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस। उसके बाद क्या होता है, जितने भी चीज़ आपने डिटरमाइन कर लिया, निर्धारित कर लिया, ज़रूरी नहीं है कि कुछ कंडीशन में आपका जो डिसीजन है वो सोल्यूशन ही हो, या वो आपके सक्सेस का एक क्राइटेरिया ही बन जाता है। कई बार क्या हो जाता है कि ऐसा नहीं भी होता है। डिड इट सॉल्व द प्रॉब्लम यूर टू आइडेंटिफाइड स्टेप, कि कई बार ऐसा हम सोचते हैं कि जो हमने सॉल्यूशन लिया था प्रॉब्लम में, क्या वो स्टेप हमारे लिए सही था, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। डिड दिस डिसीजन इम्पैक्ट योर टीम इन ए पॉजिटिव और नेगेटिव वे, कि क्या आपका द्वारा जो डिसीजन लिया गया था वो आपके टीम पे एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव वे में चला गया, या एक बोल सकते हैं गलत या सही हो गया। इस तरीके से आप सोचोगे, विचारोगे, उसका एक इवेल्युएशन करोगे, एक मूल्यांकन करोगे। विच स्टेक होल्डर बेनिफिटेड फ्रॉम दिस डिसीजन, कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो आपके डिसीजन से उनके लिए बेनिफिट हुआ, या जो आपने डिसीजन लिया है क्या आपके स्टेक होल्डर पे उसका एक बेनिफिट हुआ, एक प्रॉफिट हुआ उनके लिए। विच स्टेक होल्डर वर इम्पैक्टेड नेगेटिवली, की कोई कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी स्टेक होल्डर पर उसका नेगेटिवली इफेक्ट चला गया, एक नेगेटिव इफेक्ट चला, एक गलत हो गया उसके लिए। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने डिसीजन का रिव्यू करोगे, उसके बारे में देखोगे, या उसके बारे में आप क्या करोगे, सारे तरीके से जब हम फाइनल में किसी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करते हैं, छानबीन करते हैं, तो वो कहलाएगा आपका रिव्यू डिसीजन एंड इट्स इम्पैक्ट। और साथ में इसका जो भी एक प्रभाव है, इम्पैक्ट है, उसको भी आप साथ ही साथ चेक करोगे।
तो ये था हमारा 6th पॉइंट, रिव्यू डिसीजन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। तो यहाँ तक आई थिंक आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर बट फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आपको नहीं कुछ क्लियर हुआ या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। तो वीडियो आज आपके हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। बस मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहूँगी, जिसमें मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है, इसी वीडियो के साथ में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट के सारे यूनिट 1 और यूनिट 2 के जितने भी टॉपिक है, जितने भी आपका जो एग्ज़ाम में आना है, उन सभी को पार्ट्स के थ्रू डिफाइन करे गए हैं। तो अगर आपने उनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखा है या आपने मिस कर दिया है, तो उसको आप जाके ज़रूर देखें। इसी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप इजीली उन सभी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो। साथ ही एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका जो शेयरिंग है या आपका जो एक सब्सक्रिप्शन है, लाइक है, काफ़ी अप्रिशिएट करता है। तो वीडियो को लाइक करें। और यहाँ तक अगर आप वीडियो के बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच कि आप वीडियो के यहाँ तक बने हुए हैं मेरे साथ में। तो वीडियो को देखने के लिए काफ़ी आभारी हूँ मैं आपकी, या बोल सकते काफ़ी थैंकफुल हूँ मैं आपके लिए। तो थैंक यू सो मच। एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही प्लेलिस्ट को एंड चैनल को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को। तो तब तक के लिए बाय। एंड वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।